सरकार डरी नहीं है। सरकार ने एक रास्ता दिखा दिया है लोगों को कि अगर 99 की फाइलें आज प्रोसीडिंग में आ सकती हैं, सितंबर में क्लीन चिट मिलने के बाद दिसंबर में एफआईआर हो सकती है, तो जो मुकदमे वापस सरकार ने लिए हैं वो भी फाइलें दोबारा खुल सकती हैं। क्या सरकार आप ने ये किसकी स्थिति तरफ स्पष्ट इशारा कर दी। क्या नहीं आप नहीं, मैं किसकी तरफ सरकार के इशारा उन्हीं लोग, मैं उन सरकार के सभी जिम्मेदारों के ऊपर इशारा कर रहा हूं, उंगली उठा रहा हूं जिन लोगों ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। भाई मुकदमे आपने कोर्ट के माध्यम से वापस नहीं लिए हैं, वो तो जब लगातार ये अनुपालन मनमानी करने लगे तब कोर्ट ने फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने, कि ये कोई मजाक नहीं है कि आप क्रिमिनल मैटर्स को अपने हिसाब से वापस लेंगे। तब वहां पे जाकर के सरकार को थोड़ा होल्ड करना पड़ा मामले को, लेकिन उसके पहले जिन लोग के मुकदमे वापस हो चुके हैं वो फाइलें भी खुलेंगी। वक्त बदलेगा, आज अरे नहीं बदलेगा, कल बदलेगा, 10 साल बाद बदलेगा, बदलेगा जरूर। वकील साहब, आप बताइए ना किन लोगों ने अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमे भाई ये वापस लिए देखिए, हैं। मुख्यमंत्री ने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने वापस लिए हैं, भाजपा के कई बड़े नेताओं के मुकदमे वापस हुए हैं, आरएसएस के कई लोगों के मुकदमे वापस हुए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के तो मैं जानता हूं, हिंदू युवा वाहिनी के जो लखनऊ के जिलाध्यक्ष थे, ऐसे लोगों को तो छोड़ दिया गया। ऐसे लोगों के मुकदमे पे तो कोई चर्चा ही नहीं की गई। ऐसे लोग तो बेचारे अपना मुकदमा किस तरीके से जाकर के अनुपालन करा के कोर्ट के माध्यम से कैसे उन लोगों ने सेटलमेंट किया, वो तो हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग उस मुकदमे में रहे हैं बराबर। लेकिन जो इन लोगों ने किया क्या, देखिए वास्तविकता यह है कि युवा वाहिनी की भी बात अगर मैं करूं स्पष्ट रूप से, युवा वाहिनी के कई ऐसे पदाधिकारी थे जिन्होंने उस समय मुकदमे झेले, लेकिन सत्ता में आते ही उन लोगों को एकदम थाली के बैगन की तरह बाहर दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती वैसे छोड़ दिया गया। और उसका परिणाम है कि वो कई ऐसे युवा थे जो उस समय भटके हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के, लेकिन आज मुकदमा वो झेल रहे हैं, सरकार ने उनकी कोई सहायता नहीं की। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डीजीसी मतलब डीजीसी वि- जो सरकार की पैरवी विवेक करते हैं, उन्हें बखूबी पता होता है कि किन तथ्यों पे, किन मुद्दों पे कहां बेल हो सकती है, कहां बेल नहीं हो सकती। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से एक बात पूछ रहा हूं, ऐसे कई प्रकरण, अमिताभ ठाकुर जी की विशेष बात की जाए, जिस दिन अमिताभ ठाकुर जी जा रहे थे दिल्ली, पहली बात तो सरकार को यह सूचना कैसे मिली कि वो पीआईएल दाखिल करने जा रहे हैं? इतना आनंद फानंद में जो कार्यवाही की गई, क्योंकि जहां तक मैंने सुना कि वो सिविल ड्रेस में लोग गए थे, जिन लोगों ने उनको उठाया वहां से सिविल ड्रेस में गए थे, उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाला गया। जो उठाने गए थे उनकी भी सुरक्षा को खतरे में डाला गया, जिसको उठाया उसकी भी सुरक्षा को खतरे में डाला गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को इन लोगों ने कार्रवाई के दायरे में लेने का प्रयास किया, जमीन के नाम में त्रुटि, जैसे 72 प्लॉट इंडस्ट्रियल प्लॉट सचान जी जैसे मंत्री योगी सरकार में, उनके ऊपर कोई एक एफआईआर हो तो बताइए। वास्तविकता यह है कि ये इतना बड़ा मामला था नहीं, ये मामला द्वेषपूर्ण भाव से खड़ा किया गया अमिताभ ठाकुर को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से रोकने को लेकर के। अमिताभ ठाकुर जी को जब डिटेन किया गया तो सबसे पहली चर्चा ये आई कि अमिताभ ठाकुर जी का सोशल मीडिया हैंडल डिलीट है। अगर प्रकरण 1999 में जमीन का था तो सोशल मीडिया हैंडल से क्या लेना देना था सरकार को? सोशल मीडिया डिलीट क्यों करवाया, उनका अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों करवाया? इसका जवाब कौन ढूंढेगा? और अगर मान लीजिए डिटेन किया भी, तो अमिताभ ठाकुर जी के साथ जिस तरह का कृत्य जेल में हुआ, जब वो पहली बार पेशी पे आए और जो उनकी स्थिति थी, उन्होंने उसी समय कहा कि मुझे डर है कि मेरी हत्या करा दी जाएगी। आज जो अमिताभ ठाकुर जी की स्थिति है, उनको जेलों में भ्रमण कराया जा रहा है, उनको जिस तरह अस्पतालों का भ्रमण करवाया जा रहा है, अगर आपको पता था कि पीएचक्यू या सीएचसी के आपके संसाधन वहां पे नहीं है, हृदय रोग विशेषज्ञ वहां पे उपलब्ध नहीं है। अभी लखीमपुर का एक वीडियो वायरल था, देखिए 3-4 दिन पहले का ही है, जहां पे कि भाजपा के नेता ही कह रहे हैं कि हमें बड़ी शर्मनाक स्थिति की लखीमपुर में शायद हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। तो अमिताभ नहीं नहीं ठाकुर जी सर, पे क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है सरकार की, समय ले रही है कि मीडिया के सामने कम से कम स्थिति ऐसी हो जाए कि अमिताभ ठाकुर जी को एक नॉर्मल अटैक आया है वो कहीं मेजर अटैक में बदल जाए, ताकि स्थिति पूरी तरह से वो दिखाई जा सके कि ये तो आकस्मिक हो गया, और उसके बाद हम एक संवेदना जाहिर कर देंगे। देखिए, ये सत्य की हत्या करने का प्रयास चल रहा है। मैं कह रहा हूं अमिताभ ठाकुर जी ने एक तथ्य, एक विषय पे अपने सवाल जवाब रखे, उस जवाब में कुछ सबूत भी थे। सरकार अगर निष्पक्ष होती तो सरकार को क्या लेना देना कि वो किसके खिलाफ सबूत थे, सरकार उन सबूतों को लेती, उनकी जांच करवाती, और जांच करवा के अगर अमिताभ ठाकुर जी गलत साबित होते तो जैसे मानहानि का दावा बनारस के एक कार्यकर्ता ने हिंदू युवा वाहिनी का बता रहे किया है, तो इस तरह से अन्य लोग भी करवाते। लेकिन अमिताभ ठाकुर जी ने जो सबूत प्रस्तुत किए, क्या उनकी जांच हुई? और अगर जांच हुई और अगर वो सत्य था, तो अमिताभ ठाकुर जी पे कार्रवाई सरकार के डर को प्रदर्शित करती है। ये सरकार निष्पक्ष नहीं है, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहूंगा मंच पे कि विधिक प्रक्रिया का अनुपालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। इन बातों का हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आज अगर एक ईमानदार व्यक्ति को सिस्टम ने
अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी, तो यकीन मानिए इस देश का लोकतंत्र वो समय नहीं लगेगा जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। ये तो सीधे सीधे अपराधियों को संरक्षित करने वाली बात हो रही है। सीधे सीधे कल गोंडा का एक दृश्य आया, देखिए अपराधियों को कैसे बेइज्जत करके धक्का दे दिया गया। सॉरी, पत्रकारों को, पत्रकार तो सवाल पूछ रहे थे, पत्रकारों को ऐसे धक्का देके बेइज्जत करने का कोई आवश्यकता तो थी नहीं। मेरा तो मेरा एक सिंपल मानना है, अगर प्रमुख मामलों में कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि बेल सेम डे ग्रांट होती है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि अगर आपने समय से चार्जशीट फाइल नहीं की तो आपको बेल ग्रांट होती है। कई मामलों में ऐसा देखा गया क्लर्कियल मैनिपुलेशन है या क्लर्कियल मिस्टेक है, बेल ग्रांट होती है। अमिताभ ठाकुर कहीं भागे नहीं जा रहे थे। अमिताभ ठाकुर को शर्तों के आधार पर भी जमानत दी जा सकती थी, लेकिन जमानत न देने का उद्देश्य या आदेश ऊपर से था। सीधी बात, जज कभी भी अपने मन से कुछ नहीं करता। जज अगर मेरिट की बेल है, जज तुरंत ग्रांट करेगा। हम लोग कोर्ट में जाते हैं, हम जानते हैं जज ऐसे हैं आज के समय में कि वो मेरिट की बेल पे तुरंत संज्ञान लेके तुरंत बेल ग्रांट करते हैं। लेकिन अगर इस केस में आप देखिए तो जिस तरीके की कस्टडी ड्यूरेशन दी जा रही है, जिस तरीके से बाकायदा कस्टोडियल उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और जिस तरीके से तथ्यों के प्रभावित रूप से न रखे जाने पर भी सरकार के द्वारा उनको जेल भेजा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आदेश का परिणाम है। और मुझे लगता है कि ये न्यायपालिका की गिरती हुई साख का भी परिचय है। यही कारण है कि लोगों का विश्वास न्यायपालिका से डगमगा रहा है। 99 की एफआईआर में मेरा एक सीधा सवाल है, छोड़ दीजिए सारी बातें छोड़ देते हैं। 90 दिन में चार्जशीट फाइल हुई, मैं कह रहा हूं सर 90 दिन में चार्जशीट फाइल हुई थी क्या? लीगल प्रोसीजर पे आ जाते हैं ना, मेरिट की बात कर लेते हैं। 99 की बातचीत तो 2003-2 में खत्म हो गई थी, फिर दोबारा एफआईआर की गई है सितंबर मैं कह रहा हूं चलिए 2025 में भी अगर मैं कहता हूं तो क्या चार्जशीट फाइल हुई? क्या चार्जशीट फाइल हुई? जो सीडी कोर्ट में, और एक ही मामले में लगातार कोई शिकायत कर रहा है, क्या उस शिकायतकर्ता पे कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अगर वो कई बार इस मामले से क्लीन चिट पा चुके हैं, उसके बाद भी अगर शिकायत लगातार जारी है, तो इसका मतलब है कि अमिताभ ठाकुर के पीछे कोई प्रायोजित रूप से पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर तथ्य साबित होने होते तो दोषी तो वो अधिकारी भी हैं जिन्होंने इनको पीछे क्लीन चिट दी है, उनको भी बुलाइए कोर्ट, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने किस आधार पर फिर अमिताभ ठाकुर अगर दोषी हैं तो उनको क्लीन चिट दी, उनपे कोई बात क्यों नहीं हो रही है? देखिए, लेकिन विवेक जी, एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि अमिताभ ठाकुर आज की डेट में एक एक्टिविस्ट हैं, एक राजनीतिक दल चला रहे हैं, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस हैं। इस देश में एक आईपीएस एसोसिएशन भी है। बिल्कुल है, इस देश में एक आईएएस एसोसिएशन भी है। इस देश में या आपकी बार की भी अपनी भी काउंसिल है। कोई भी आदमी अमिताभ ठाकुर के पक्ष में बयान क्यों नहीं दे रहा है? क्या अमिताभ ठाकुर, मतलब फिर तो लोग सरकार का विरोध करना, सवाल पूछना भूल जाएंगे। नहीं देखिए, अमिताभ सरकार रशिया के मॉडल से बहुत प्रभावित है, इस बात को समझिए। और मोदी जी जो है वो अमेरिका के मॉडल से बहुत प्रभावित है। कहाँ है लोकतंत्र? अमेरिका में है कि रशिया में है? ये भी तो समझना पड़ेगा, कहाँ पे लोकतंत्र है, रशिया में कि अमेरिका में? अमेरिका ने जो किया है, देखिए लोकतंत्र का परिचय है। तो आप तो यहाँ पे अमिताभ ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं, वहां तो सीधे एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठवा लिया। तो जब ऐसे लोगों से आप प्रभावित रहेंगे तो अमिताभ ठाकुर कहाँ स्टैंड करते हैं? और उससे बड़ी बात, आपने कहा आईपीएस एसोसिएशन है। सर, आईपीएस एसोसिएशन है, लेकिन वो सरकार के लिए है, जबरिया रिटायरों के लिए नहीं है। इस बात को भी समझिए, जबरिया रिटायरों के लिए नहीं है। जब उन्हीं आईपीएस एसोसिएशन के कुछ और लोगों को जबरिया रिटायर किया जाएगा और जब वो ऐसी कार्रवाई के शिकार होंगे, तब उनको लगेगा कि हमारे एसोसिएशन के लोग हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। चमड़ी मोटी होनी चाहिए। ईमानदारी सबके हिस्से की बात नहीं है। ईमानदार होना सबके वकूफे की बात नहीं है। और ईमानदारी के लिए बहुत मजबूत डीएनए चाहिए होता है। आजकल तो हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, आप देख ही रहे हैं कितने ईमानदार हैं अधिकारी के आए दिन भ्रष्टाचार निकल रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं। ये तो ईमानदारी का ही परिचय है। नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर स्थिति यह है कि पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने कुछ ट्वीट किया, जरा उस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, अभिषेक भाई लिखते हैं अमिताभ ठाकुर सीरियस हैं, उन्हें गोरखपुर से सीपीआर देते हुए लखनऊ लाया गया है। दैनिक भास्कर लिखता है कि उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया है। हिंदुस्तान लिख रहा है कि हालत नाजुक है, लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अमिताभ ठाकुर पहले से कहते आ रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, वे अखंड भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद में डूबी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की कीमत चुका रहे हैं। उनका ये संघर्ष हिंदू मुस्लिम की आड़ में फल फूल रही
इस महाभ्रष्ट व्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो जो आप कह रहे हैं कि सर, आपने भी यही कहा ना कि सरकार चाहती कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, तभी इनको बार बार यहाँ से वहां शिफ्ट कर रही है। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहूं, ये जो मौन रहने की स्वीकृति चल पड़ी है इस देश में, ईमानदार लोगों पे जब कार्रवाई की जाती है, तो ये मौन रह करके जो लोग अमिताभ ठाकुर के ऊपर आज हंस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य पे रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी ये उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो अधिकारी आज अमिताभ ठाकुर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, या जो सत्ता की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद मलाईदार पोस्ट मिल जाए, वर्तमान में चॉइस वाली पोस्टिंग मिल जाए, चॉइस वाले चार्जेस मिल जाए, इन लोगों का भविष्य, मैं आपको बता रहा हूं, गीता में लिखा है, कर्म की पुनरावृत्ति इसी धरातल पे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार की दीमकों को लगाने का और बढ़ाने का काम किया है। अमिताभ ठाकुर जी के मामले का वास्तव में इस समय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में टिप्पणी की कि जंगल राज कायम है, और आज उस जंगल राज्य का बखूबी नमूना एक उदाहरण प्रस्तुत है कि जिसमें एक ईमानदार व्यक्ति को, ईमानदार आवाज को खत्म करने का प्रयास कर रही है राज्य सरकार। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगा, क्योंकि जो रवैया अमिताभ ठाकुर जी के साथ अपनाया जा रहा है, जो रवैया उनके परिवार के साथ किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि इस रवैये में सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो जनता है, जो जनता अमिताभ ठाकुर पर हो रहे अत्याचारों को देखकर भी मूक प्रदर्शक बनी हुई है। आपके देश में अगर कानून है, आपके देश में अगर संस्थाएं हैं, और आपके देश में कानून और संस्थाएं अगर सही जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं, तो सवाल उठाना जनता का काम है। और जनता ही अगर 5 किलो राशन पे अपने आप को पूरी तरह से अपने अस्तित्व को समाप्त समझ लेगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भी अफ्रीका या उसकी कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। हम भारत में अमिताभ ठाकुर की बात नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को चिंता बांग्लादेश की बहुत ज्यादा है। स्थिति ये है, अमिताभ ठाकुर अन्ना हजारे से कम नहीं है। अमिताभ ठाकुर, अन्ना हजारे तो फिर भी प्रायोजित थे, लेकिन अमिताभ ठाकुर के आप इतिहास को पढ़िए और देखिए सर, वो ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा, चाहे हमारी सरकार भी रही हो, हमारी सरकार भी, मैं जिम्मेदारी से मंच पे कह रहा हूं, लेकिन जो उनको लगा कि गलत है, उन्होंने हमेशा उस बात का विरोध किया। लेकिन यहां जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये सरकार तो इतना डरी हुई है कि अमिताभ ठाकुर को किसी तरह से उनकी बस आवाज बंद कर दे। मैंने अभी 2-3 सवाल उठाए। पूर्व में जिन अधिकारियों ने क्लीन चिट दिया अमिताभ ठाकुर को, अगर अमिताभ ठाकुर दोषी हैं तो वो निर्दोष कैसे? उनको भी इस एफआईआर में सम्मिलित करना चाहिए। सबको लेके आइए। फिर अमिताभ ठाकुर अगर दिल्ली जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने, तो ये सरकार को या सिंडिकेट को कैसे पता था? क्यों उसी दिन कार्रवाई की गई? क्यों पिक एंड चूज उसी दिन ये हुआ? अमिताभ ठाकुर के घर पे 41 की नोटिस भी तो चस्पा हो सकती थी ना, कि आप बयान देने आइए, या पुलिस उनके घर भी तो जा सकती थी कि अमिताभ ठाकुर जी कहाँ हैं, उनको हाजिर कीजिए। क्या पुलिस विभाग के इतने बड़े अधिकारी से पुलिस ने कभी संपर्क करने का प्रयास किया इस प्रकरण को लेकर एफआईआर के बाद? ये सवाल भी उठेगा। शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता के इतिहास को भी देखना बहुत जरूरी है। क्या आदतन है, क्या कोई वो किसी सिंडिकेट का हिस्सा है? क्योंकि पूर्व में कई मामले ऐसे कोर्ट में आते हैं जिसमें कि कई लोग ग्रुप बना के, गैंग बना के इस तरह से वसूली का काम करते हैं। ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल जायज बात आपने कही कि अमिताभ ठाकुर जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, इससे दो बातें तो स्पष्ट हैं। एक, कोडीन वाले प्रकरण में उनके हाथ में कई ऐसे तथ्य और सबूत थे जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं सच की आंच सरकार या प्रायोजित अधिकारी या प्रशासनिक बड़े नामों पे आ रही थी, जिसके कारण कि उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर ये सरकार आदतन इस तरह के अपराधियों को संरक्षित करना शुरू कर देगी, तो पहले तो नियंत्रण किसका है सरकार पे, या प्रशासन उत्तर प्रदेश को संचालित कौन कर रहा है, इस पे भी सवाल जवाब होने चाहिए। उत्तर प्रदेश को कौन संचालित कर रहा है? किसने उसी दिन पिक एंड चूज किया कि अमिताभ ठाकुर को दिल्ली पहुंचने से रोको? अगर पीआईएल फाइल होती सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार का क्या नुकसान था? सरकार के लिए तो गुड वर्क ही था। एक सिंडिकेट को तोड़ने का काम सरकार कर रही है, तो ये तो वाहवाही वाली बात थी। लेकिन क्या सरकार नहीं चाहती थी कि सिंडिकेट टूटे? सवाल तो उठेंगे सर। आप दृश्य कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन घटना तो कुछ और हो रही थी, घटना तो कुछ और हो जाती। ये तो दिखाया जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर, इस जमीन के मामले को तो दिखाया जा रहा है। मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी से लीगल परसेप्शन में मैं पूछ रहा हूं कि कोर्ट अगर चार्जशीट से भी, अगर मैं कहता हूं कि 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल हुई, बहुत विधिक क्वेश्चन है ये, बहुत लीगल फ्रेम का सवाल है।
90 दिन में आपको चार्जशीट फाइल करनी है, और 90 दिन में चार्जशीट अगर नहीं आई तो जांच अधिकारी मौन क्यों थे? कोर्ट ने उसके आधार पे इनको इंटरिम बेल क्यों नहीं ग्रांट की? जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है कि डिले ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज द ग्राउंड ऑफ क्वैशिंग ऑफ एफआईआर, तो अमिताभ ठाकुर जी को कम से कम इसी आधार पे इंटरिम बेल मिलनी चाहिए थी। लीगल परसेप्शन में तो सब दिखाई दे रहा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, वकील चर्चा कर रहे हैं, वकीलों में डिस्कशन चल रहा है, और वकील देखिए, उनके वकीलों ने भी जो मीडिया को बाइट दी उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कहा है कि जो स्टेट है वो कोर्ट को कन्विंस करने में नाकाम साबित हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट कहा गिरफ्तारी का आधार नहीं, लेकिन कोर्ट एक तरफ कहता है गिरफ्तारी का आधार नहीं, दूसरी तरफ कोर्ट उठा के जेल भेज देता है। तो चलिए सर, जब इस देश के बड़ी नियुक्तियां जजों की मोदी जी और नड्डा जी के करीबियों की होगी, अमित शाह जी के करीबियों की होगी, तो मुझे लगता है कि ये भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना सर कि ईमानदार जजों का क्या होगा। चलिए सर, तो आपने सही सवाल उठाए हैं। अब देखते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाजें पहुंचे और अमिताभ ठाकुर को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सर धन्यवाद।